Good morning, dear students. How are you, beta? Dear students, in previous video we have read about the Summer Olympic Games and Winter Olympic Games. And now in this video, today we read about the Para Olympics. समर जो ओलंपिक्स थे डियर स्टूडेंट्स, उनका आपको पता है कि जो समर सीज़न में जो ओलंपिक्स होते हैं उनको समर ओलंपिक्स कहते हैं, और विंटर ओलंपिक्स जो विंटर सीज़न में जो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो विंटर ओलंपिक्स। एंड द पैरा ओलंपिक्स, पैरा मीन्स डियर स्टूडेंट्स वो एथलीट्स जो शारीरिक तौर से पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, जो दिव्यांग जो एथलीट्स हैं, जो फिजिकली डिसएबिलिटीज़ वाले जो एथलीट हैं, जो शारीरिक तौर से अस्वस्थ हैं, उन एथलीट्स के लिए पैरा ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। क्या हिस्ट्री रही है पैरा ओलंपिक गेम्स की, कैसे स्टार्ट हुए थे, कौन कौन से इवेंट होते हैं डियर स्टूडेंट्स, कौन कौन से एथलीट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। The Para Olympic Games. The Para Olympic Games is a major international multi-sports event. पैरा ओलंपिक गेम्स भी डियर स्टूडेंट्स इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं। एक इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स प्ले किए जाते हैं, इन्वॉल्विंग एथलीट्स विद ए रेंज ऑफ फिजिकल एबिलिटीज़। इसमें वो एथलीट्स इन्वॉल्व होते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं जिनके पास डियर स्टूडेंट्स ए रेंज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज़। दैट मीन्स जिनके पास डियर स्टूडेंट्स फिजिकल जो डिसेबिलिटीज़ होते हैं, इंक्लूडिंग लाइक इम्पेयर्ड मसल्स पावर। जो मसल्स जो होती हैं, मसल्स की जो पावर होती है वो इम्पेयर्ड होती है। लाइक एक हैंड की जो मसल है वो स्ट्रॉन्ग है, दूसरे हैंड की वीक है, एक लेग की मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूसरे की वीक है। तो इम्पेयर्ड जो मसल्स होती है, जो मसल्स में जो असमानता होती है, मसल्स की जो कैपेबिलिटी होती है, जो पावर होती है, उसमें जो असमानता होती है डियर स्टूडेंट्स, वो एथलीट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Next, including impaired muscle power. Next, impaired passive range of movement. That means जो किसी भी सामान्य व्यक्ति की जो मूवमेंट ऑफ रेंज होती है, कोई भी कार्य करने की रेंज होती है, जैसे आपको हैंड है, आपका जो हाथ है, उसको जो घुमाने की जो रेंज है, कहाँ तक घूमता है। अगर कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं फिजिकली डिसेबल्ड एथलीट्स ऐसे होते हैं जिनका हाथ पूरा राउंड में नहीं घूम सकता, हाफ घूमता है या पूरा ऊपर नहीं उठ सकता। ऐसे ही लेग, कई एथलीट्स ऐसे होते हैं जिनकी टांग फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं जा सकती, तो उनकी जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो इम्पेयर्ड है, वो बाकियों से बिल्कुल अलग है। वो एथलीट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिम्ब डेफिशिएंसी। अगर किसी को कोई अंग की किसी को कमी है, लाइक किसी को एक हैंड है ही नहीं, या फिर किसी की फिंगर्स नहीं है, एक पैर ही नहीं है, तो लिम्ब इम्पेयरमेंट, जिनका कोई अंग नहीं है, लिम्ब डेफिशिएंसी, जिनको किसी अंग की कमी है, वो एथलीट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेग लेंथ डिफरेंस, या फिर आप ये बोल सकते हो किसी की लेग जो है, टांग जो है, उसमें डिफरेंस हो सकता है, एक टांग बड़ी हो सकती है, एक टांग छोटी हो सकती है। नेक्स्ट, शॉर्ट स्ट्रेचर, वही छोटी हाइट के जो बिल्कुल बोने जो एथलीट्स होते हैं वो बोल सकते हो आप। एंड नेक्स्ट इज हाइपरटोनिया। डियर स्टूडेंट्स, हाइपरटोनिया इज़ ए डिजीज़, ये एक प्रकार की बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो आपका जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो डैमेज हो जाता है या वीक हो जाता है। तो वो एथलीट्स जिनका
सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, वो एथलीट्स इसमें पैरा ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एटेक्सिया। एटेक्सिया डियर स्टूडेंट्स होता है गति भंग। वही बात है, अगर कोई चलने में असमर्थ है, कोई बोलने में असमर्थ है, कोई हाथ घुमाने में असमर्थ है, जो नॉर्मल जो स्पीड होती है किसी भी इंसान की, वो अगर उसमें किसी भी अंग की कमी से अगर उसमें उसकी स्पीड में जो बैरियर बनती है उसको बोलते हैं एटेक्सिया। एंड नेक्स्ट इज एथेटोसिस। एथोटेसिस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, स्लो एंड इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट होती है। जो मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है या इनवॉलेंट्री होती है, जो मनुष्य अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे एथलीट्स की ऐसी मसल्स होती है वो अपने आप ही वर्क करती है, होती वो वॉलेंट्री मसल्स है। मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से उसमें चेंजेस लाता है, इच्छा शक्ति से अपनी बॉडी में मूवमेंट करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो इनवॉलेंट्री हो जाती है, इंसान की इच्छा शक्ति से बाहर हो जाती है या फिर स्लो हो सकती है। वो एथलीट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन एथलीट्स को एथेटोसिस डिजीज़ होता है। और एथेटोसिस डिजीज़ में एक तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, स्लो एंड इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट होती है। एंड नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू स्टैंड। वो मनुष्य जिनको एथेटेसिस होता है डियर स्टूडेंट्स, वो इनएबिलिटी टू स्टैंड खड़े रहने में वो असमर्थ होते हैं। डिफ़िकल्ट टू टॉकिंग, बोलने में उनको कठिनाई होती है। रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन मसल्स मूवमेंट। रैंडमली और अनप्रिडिक्टेबल, किसी को नहीं पता होता कि कौन सी मूवमेंट होनी होती है उनकी मसल्स में। तो उनको डियर स्टूडेंट्स कौन सा डिजीज़ होता है, एथोटेसिस वाले, एटेक्सिया, हाइपरटोनिया, और या फिर आप ये कह सकते हो जिनकी छोटी हाइट है, या फिर आप ये कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स जिनको लिम्ब डेफिशिएंसी है, किसी अंग का ना होना, या फिर आप ये बोल सकते हो इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, या फिर जो इम्पेयर्ड मसल्स पावर वाले जो एथलीट्स होते हैं, वो एथलीट्स इन पैरा ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर विज़न इम्पेयरमेंट, जिनको देखने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, अंग दोष जिनको बोलते हैं हिंदी में, जिनको कम दिखाई देता या दिखाई नहीं देता, एक आँख है ही नहीं या एक आँख छोटी है डियर स्टूडेंट्स, वो एथलीट्स भी पैरा ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, जिनको मानसिक दोष है, जिनको मेंटल रिलेटेड डिजीज़ हैं, वो एथलीट्स भी इन पैरा ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट जिन एथलीट्स को कम दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता, या जो आप ये कह सकते हो कि विज़न इम्पेयरमेंट जिनको होता है, या फिर इंटेलेक्चुअल जो इम्पेयरमेंट होता है, मानसिक जिनको दोष होते हैं, या फिर लिम्ब डेफिशिएंसी जिनका कोई अंग नहीं होता, या फिर इम्पेयर्ड मसल्स पावर होती है, मसल्स जो पावर होती है वो इम्पेयर्ड होती है, अलग होती है। इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, आप या फिर ये बोल सकते हो छोटी हाइट वाले, या जिनकी एक लेग बड़ी है, एक लेग छोटी है, एक हैंड बड़ा है, दूसरा हैंड छोटा है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि शॉर्ट स्ट्रक्चर वाले, छोटी हाइट वाले, हाइपरटोनिया, एटेक्सिया और एथेटोसिस और विज़न इम्पेयरमेंट वाले जो एथलीट्स हैं, जो इंसान हैं, जो मनुष्य है, वो फिजिकली डिसेबिलिटीज़, इन सारी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वाले एथलीट्स ही पैरा ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब पैरा ओलंपिक गेम्स स्टार्ट कैसे हुए? इन 1944 एट द रिक्वेस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1944 में डियर स्टूडेंट्स, जो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी बेटा, उन्होंने रिक्वेस्ट की, डॉक्टर लोडिंग गटमैन ओपनड ए स्पाइनल इंजरीज सेंटर एट द स्टोक मैनेडविले हॉस्पिटल इन द ग्रेट ब्रिटेन। उन्होंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर लोडिंग गटमैन ने एक स्पाइनल इंजरीज़
को ठीक करने का एक मेडिकल इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया उन्होंने। डॉक्टर गटमैन एम वाज टू क्रिएट एन एलाइट स्पोर्ट्स कंपटीशन फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटीज़ दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू द ओलंपिक गेम्स। उन्होंने क्या किया, जो स्पाइनल जो इंजरीज वाले जो भी इंसान थे उनका उन्होंने स्पोर्ट्स कंपटीशन स्टार्ट किया डियर स्टूडेंट्स, ताकि वो जो बाकी जो पूर्ण रूप से जो फिजिकली जो फिट जो एथलीट्स और जो इंसान होते हैं उनसे वो अलग थलग ना पड़े, वो अपने आप को ऐसा फील ना करे डियर स्टूडेंट्स कि आप तो पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो, आप तो एक जीवन का हिस्सा ही नहीं हो। उनको इंस्पायर करने के लिए जो स्पाइनल इंजरीज से ग्रस्त जो इंसान थे, जो मनुष्य थे, डॉक्टर गटमैन ने उन्होंने उनके लिए एक स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया। In 1948, Sir Ludwig Guttmann organized a sports competition involving World War II veterans with a spinal cord related injury in स्टोक मैनेडविले इंग्लैंड। उसके बाद क्या किया डियर स्टूडेंट्स, 1948 में डॉक्टर लुडिग गटमैन ने 1948 में क्या किया, उन्होंने इंग्लैंड के स्टोक मैंडेविले में रीढ़ की हड्डी से जुड़ी जो चोट से पीड़ित जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो बुजुर्ग थे उनके लिए एक स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी चोटों से जो पीड़ित जो लोग थे उनके लिए 1948 में उन्होंने स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया डियर स्टूडेंट्स। इंग्लैंड के कौन से शहर में, मैंडेविले में। फिर 4 साल के बाद उन्होंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, हॉलैंड के एक प्रतियोगी भी इस खेल में शामिल हुए। फिर आफ्टर दैट इंग्लैंड के बाद हॉलैंड एक कंट्री है, हॉलैंड के लोगों ने भी जो स्पाइनल जो इंजरीज से जो ग्रस्त जो इंसान थे, जो बुजुर्ग थे, उनमें हॉलैंड के कुछ लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। इस प्रकार से वो जो आंदोलन था, जो स्पोर्ट्स एक रिजोल्यूशन था, वो पूरे वर्ल्ड में फैलता चला गया, जिसको आज आप पैरा ओलंपिक गेम्स के नाम से जानते हो। 4 years later competitors from Holland joined the game। 4 साल के बाद हॉलैंड के लोगों ने भी इसको ज्वाइन किया। एंड द इंटरनेशनल मूवमेंट, इस प्रकार से वो इंटरनेशनल मूवमेंट बन गई। नाउ नोन एज द पैरा ओलंपिक मूवमेंट वाज बोर्न। These games later became the Paralympic Games which first took place in Rome। उसके बाद क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, इन गेमों को पैरा ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाने लग गया। विच फर्स्ट टुक प्लेस इन रोम, जो पहली बार रोम में हुए। इटली कंट्री के रोम सिटी में इनको फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया डियर स्टूडेंट्स इन 1960 में पहली बार इन गेम्स को, पैरा ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया, जो रोम में हुए थे, इटली में हुए थे। फीचरिंग 400 एथलीट्स फ्रॉम 23 कंट्रीज़। लगभग 400 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया बेटा डियर स्टूडेंट्स इन फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स में, जो 1960 में रोम में ऑर्गेनाइज किए गए थे। और वो 400 एथलीट्स 23 कंट्रीज से आए थे, 23 देशों से आए थे। सिंस दे हैव टेकन प्लेस एवरी 4 ईयर। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, इन पैरा ओलंपिक गेम्स को हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज करवाया जाने लग गया। In 1976, the first winter games in Paralympic history were held in Sweden। फिर उसके बाद क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, 1976 में जो विंटर जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो उसी के बेस पे फर्स्ट विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स स्वीडन में ऑर्गेनाइज किए गए इन 1976। एंड एज विद द समर गेम्स
हैव टेकन प्लेस एवरी 4 ईयर। जैसे समर ओलंपिक गेम्स होते हैं उसी प्रकार से पैरा ओलंपिक गेम्स भी हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किए जाने लगे। सिंस द समर गेम्स ऑफ सियोल कोरिया इन 1988 एंड द विंटर गेम्स इन द एवर्टिविले France in 1992. Games have also taken part in the same cities and venue as the Paralympics due to an arrangement between the IPC and IOC. IPC होती है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी एंड IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो 1988 में बेटा कोरिया के सियोल में जो फर्स्ट जो पैरा ओलंपिक गेम्स थे वो ऑर्गेनाइज किए गए और 1992 में फ्रांस के अल्बर्टविले में विंटर ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया। डियर फ्रेंड्स, आई होप आर यू अंडरस्टूड प्रॉपरली डियर फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट इज इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। जो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है उसके बारे में आप पढ़ोगे, जो पैरा ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाती है। पूरा का पूरा जो संचालन जो होता है इन गेमों का वो IPC के अंडर होता है, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी की देखरेख में होता है। द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी इज़ द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी। पूरे वर्ल्ड की एक गवर्निंग बॉडी है, एक चलाने वाली संस्था है जिसको पैरा ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक मूवमेंट जो होती है, जो पैरा ओलंपिक जो गेम्स होते हैं उनको गवर्न करती है, उनको चलाती है। इट्स पर्पस इज़ टू ऑर्गेनाइज द समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स। इस IPC का मेन पर्पज़ यही है डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इस गेम को और ज़्यादा पॉपुलर किया जाए और जितने भी पूरे वर्ल्ड के जितने भी एथलीट्स हैं जो फिजिकली डिसेबिलिटीज़ हैं वो इन विंटर और समर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करें और इनको होस्ट करने की और इनको ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेवारी IPC की ही है। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्पेशल ओलंपिक, यू कैन कट इट फ्रॉम आवर सिलेबस, नो नीड टू रीड इट, स्पेशल ओलंपिक। एंड नेक्स्ट इज 2.2 ओलंपिक सिंबल, आइडल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म। क्या ओलंपिक सिंबल है? अकॉर्डिंग टू द ओलंपिक चार्टर रूल 8, द ओलंपिक सिंबल इज डिफाइंड एज द ओलंपिक सिंबल कंसिस्ट ऑफ 5 interlaced rings of equal dimension. Dear students, this is the Olympic symbol. In this symbol 5 इंटरलेस लिंक्स आर देयर। और ये जो 5 जो रिंग्स हैं ये बने हुए हैं और इनका इक्वल डायमेंशन है। इनकी जो आप ये जो डायमेंशंस हैं वो इक्वल है और ये आपस में पांचों के पांचों जुड़े हुए हैं। यूज अलोन इन 1 और इन 5 डिफरेंट कलर। ये पांचों अलग अलग कलर के हैं। व्हेन यूज्ड इन इट्स 5 कलर वर्जन, दीज कलर शैल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ब्लू, येलो, black, green and red. The rings of interlace from left to right. The blue, black and red rings are situated on the top and the yellow and the green rings at the bottom in the accordance with the following graphic productions. In other words, the Olympic symbol expresses the activity of the Olympic movement and present the union of 5 continents and the meeting of athletes from throughout the वर्ल्ड एट द ओलंपिक गेम्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको हिंदी में बताना चाहता हूँ कि ओलंपिक सिंबल जो है वो 5 डिफरेंट कलर के रिंग से बना है जो आपस में इंटरलेस्ड हैं, जो आपस में जुड़े हुए हैं और जो इन रिंग्स की जो डायमेंशन है वो बिल्कुल इक्वल है। और 3 रिंग्स आर इन
या आप ये बोल सकते हो कि जो 3 रिंग है, 3 रिंग्स आर इन अपर रो एंड 2 आर इन लोअर रो। लेफ़्ट से राइट आपने इनको ड्रॉ करना है। लेफ़्ट साइड आपको ब्लू, फिर ब्लैक और फिर रेड, और नीचे फिर येलो एंड ग्रीन। 5 मेनली 5 जो 5 जो आपके पूरे वर्ल्ड में जो महाद्वीप हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो उन कॉन्टिनेंट्स को इन कलर्स, जो 5 जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है डियर स्टूडेंट्स, उनको शो करते हैं ये 5 कलर्स, क्योंकि ये दिस इज़ द वर्ल्ड वाइड ए मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट। इसमें पूरे वर्ल्ड के एथलीट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओलंपिक गेम्स में। तो जो 5 डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको ये हर उन 5 महाद्वीपों को ये रिंग्स जो हैं, रिंग्स के जो कलर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, वो शो करते हैं। और ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मेन पर्पज़ यही है कि पूरे वर्ल्ड में आपस में शांति हो सके, और सारे जो एथलीट्स हैं, पूरे वर्ल्ड के एथलीट्स हैं, वो एक जगह इकट्ठे होकर जब गेम प्ले करते हैं तो उनमें एक भाईचारे की भावना बनी रहे। डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू से वन थिंग ऑल्सो। जो ब्लू कलर का जो रिंग है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, और जो ब्लैक, आफ्टर ब्लू ब्लैक इज़ देयर, ब्लैक जो कलर है वो अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, एंड रेड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड देन येलो रिप्रेजेंट्स द एशिया, एंड ग्रीन इज़ द यूरोप। ये 5 जो कॉन्टिनेंट्स हैं, 5 जो महाद्वीप हैं, ये 5 रिंग्स जो डिफरेंट कलर के हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग was created under the guidance of बैरन कोबर्टिन in 1913। जो बैरन कोबर्टिन जो नाम का जो व्यक्ति था डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करने में अहम भूमिका निभाई थी, उसी नाम के व्यक्ति ने, बैरन डे कोबर्टिन ने ही ओलंपिक फ्लैग को क्रिएटेड किया था, इन ओलंपिक फ्लैग को बनाया था। कब? इन 1913 में, एंड वाज रिलीज इन 1914। और इस फ्लैग को रिलीज़ कब किया था? 1914 में। बट इट वाज फर्स्ट होस्टेड इन 1920 इन बेल्जियम एट द एंटवर्प ओलंपिक गेम्स इन द मेन स्टेडियम। और 1920 में क्या किया था डियर फ्रेंड्स? बैरन टी कोबर्टिन ने जो बर्लिन में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, वहाँ पे फर्स्ट टाइम इस फ्लैग को लहराया गया था, फहराया गया था। The flag consists of a white field bearing 5 equal interlocking rings of blue, dark yellow, black, green and red, with the separation wherever 2 rings intersect. The width of length ratio of flag is 2:3. The 5 rings symbolize the 5 parts of the world in which the Olympic movement was active, according to Coubertin. Contrary to popular belief, however, the colors of the rings are not associated with the specific continents. Rather, those 5 colors and white were chosen because they incorporated the colors of all national flags in the existence at the time of the Olympic flag was created. इसमें क्या था डियर स्टूडेंट्स? ओलंपिक फ्लैग में एक सिल्की वाइट कलर का एक कपड़ा होता है, जिसका जो रेशियो होता है, जिसका जो साइज़ होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो 2:3 3 मीटर ये लंबा होता है और 2 मीटर ये चौड़ा होता है। वाइट कलर का सिल्की क्लॉथ होता है, उस पर 5 डिफरेंट कलर्स के रिंग्स बने हुए होते हैं, जो आपस में इंटरलेस्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ओलंपिक सिंबल में जो 5 कलर्स थे, वो डिफरेंट 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे। बट इन दिस फ्लैग ऐसा नहीं है। फ्लैग में जो डिफरेंट 5 कलर्स एंड एक वाइट कलर जो
वाइट कलर का जो क्लॉथ जो यूज़ किया गया है, मेनली 6 कलर्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग। वो जितने भी कंट्रीज़ जो ओलंपिक्स में जो पार्टिसिपेट करती है, उनका जो नेशनल जो फ्लैग होता है, उनके नेशनल फ्लैग में ये मेन 6 कलर्स आर देयर। उन सभी कंट्रीज़ को आपस में जोड़े रखने के लिए, उनमें भाईचारे की भावना उत्पन्न करने के लिए, उनके अंदर शांति की भावना को पैदा करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें 6 कलर को यूज़ किया गया है। और ये 6 कलर ऐसे कलर हैं जो हर जो कंट्री है, प्रत्येक जो देश है, उसके नेशनल फ्लैग में इन कलर्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज ओलंपिक टॉर्च और फ्लेम। द ओलंपिक फ्लेम वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द 1928 ओलंपिक्स इन एम्बर्सम। जो 1928 में जो एम्बर्सम में जो फर्स्ट जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, ओलंपिक मशाल को वहाँ पे शुरुआत की गई थी। The Olympic torch is ignited several months before the opening ceremony of the Paralympic Games at the site of the ancient games in Olympia। जहाँ पे जो फर्स्ट जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स हुए थे ओलंपिया में, जो ग्रीस में, ओलंपिया जो सिटी है, ग्रीस देश की जो ओलंपिया सिटी है, वहाँ पे जो फर्स्ट एंशियंट जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, वहाँ पे ओलंपिक टॉर्च और फ्लेम को इग्निटेड किया जाता है, जलाया जाता है। आफ्टर बीइंग लिट, ओलंपिक टॉर्च को और फ्लेम को जलाने के बाद द फ्लेम कंटिन्यूज टू बर्न थ्रू आउट द ओलंपिक्स एंड इज एक्सटिंग्विश्ड ऑन द डे ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, एक बार जलाए जाने के बाद ये जो मशाल है, ये जो ज्योति है, ये तब तक चलती रहती है जब तक ओलंपिक गेम्स चलते हैं। जैसे ही ओलंपिक गेम्स ख़त्म होते हैं, उसके बाद ही इस ओलंपिक मशाल को बुझा दिया जाता है क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान। नेक्स्ट इज ओलंपिक टॉर्च रिले। द ओलंपिक टॉर्च रिले वाज आइडिया ऑफ कार्ल डिम। कार्ल डिम का आइडिया था डियर स्टूडेंट्स ओलंपिक टॉर्च का, ऑर्गेनाइजर ऑफ द 1936 बर्लिन गेम्स। बर्लिन जो गेम्स में थे, ओलंपिक टॉर्च का आइडिया तब दिया गया था, वेयर द रिले मेड्स इट्स डेब्यूट। Subsequent edition of the Olympic Games have grown larger and larger with more runners, more spectators and greater distance. The 2004 relay reached all 7 continents on its way from Olympia to Athens। 1904 में इसकी शुरुआत की गई थी डियर स्टूडेंट्स। ये जो ओलंपिक जो मशाल होती है, ओलंपिक जो टॉर्च रिले जो होती है, इसको ओलंपिया जो ग्रीस सिटी में जो सिटी है जहाँ पे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हुआ था, वहाँ से लेके ये जो 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें हर कॉन्टिनेंट्स के एथलीट्स जो होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, इसको हर 7 कॉन्टिनेंट्स में, 7 महाद्वीपों में इसको लेके जाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओलंपिक गेम्स से जुड़ें, उनको मोटिवेट किया जा सके ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड। इसलिए इस टॉर्च रिले का और टॉर्च रिले की शुरुआत की गई थी 2004 में। द रिले इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्प्लेंडिड एंड चेरिश of the Olympic rituals. It is emphasizes not only the ancient source of the Olympics but also the internationalism of the modern games. The flame is now recognized everywhere as the emotionally charged symbol of peace। अब क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स, जो रिले जो है अब ओलंपिक अनुष्ठानों में, ओलंपिक इवेंट्स में सबसे शानदार और सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाली हो गई है। यह ओलंपिक के प्राचीन स्तोत्र पर नहीं, जो एंशिएंट जो ओलंपिक गेम्स थे उनके बेसिस पे नहीं, बल्कि जो मॉडर्न जो ओलंपिक गेम्स है उनकी अंतर्राष्ट्रीयता पर बल दिया जाता है, उनकी एकता पर बल दिया जाता है। सभी जो देश थे उनकी एकता पे ये जो टॉर्च होती है डियर स्टूडेंट्स, यह सब स्थानों पर जाके लोगों को इमोशनली अटैच करती है, भावनात्मक रूप से ओत प्रोत करके उनमें
शांति बनाए रखती है। उनको इमोशनली उनमें अटैचमेंट लाके एक पीस की जो भावना है, एक जो शांति की जो भावना है, एक शांति का जो प्रतीक है सिंबल, उसका रूप ले लेती है और शांति बनाए रखने में ये जो ओलंपिक टॉर्च है इनका अहम योगदान है। नेक्स्ट इज ओलंपिक मोटो। द ओलंपिक मोटो इज मेड अप ऑफ 3 लैटिन वर्ड्स। जो ओलंपिक मोटो है डियर स्टूडेंट्स, वो लैटिन लैंग्वेज के 3 वर्ड से लिया गया है, सीटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस, विच मीन्स फास्टर, हायर एंड स्ट्रोंगर रिस्पेक्टिवली। सीटियस मीन्स फास्टर, रन फास्टर। नेक्स्ट इज अल्टियस, हायर, jump higher, and fortis means stronger, throw stronger। ये 3 वर्ड से बना गया है बेटा ओलंपिक मोटो को, जो लैटिन लैंग्वेज के जो 3 वर्ड हैं, सीटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। सीटियस का मीनिंग होता है फास्टर और दैट मीन्स तेज़ दौड़ो, ऊंचा कूदो और ताकत के साथ फेंको। द 3 लैटिन words became the Olympic motto in 1894। 1894 में ओलंपिक्स मोटो को और बनाया गया था। When इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी was created, जब इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी जो बनाई गई थी 1894 में, तभी ओलंपिक मोटो को बनाया गया था। पेरे डी कोबर्टिन प्रपोज द मोटो। पेरे डी कोबर्टिन था, उन्होंने ही इसको प्रपोज किया था। Who borrowed it from his friend Henry Didon, who was a priest। जो पेरेंट डी कोबर्टिन था डियर स्टूडेंट्स, उनका एक दोस्त था जिनका नेम था हेनरी डिडन, जो एक प्रीस्ट थे, जो एक पादरी थे एक चर्च में, जो बच्चों को स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ाते थे। उन्होंने पेरे डी कोबर्टिन को प्रपोज किया था, इसके बारे में ओलंपिक मोटो के बारे में बताया था। These 3 words encourage the athletes to give his or her best during competition। ये जो 3 वर्ड्स हैं उनको ओलंपिक गेम्स में एनकरेज करता है, प्रेरित करता है, उनको एक ताकत देता है, ये ताकत देते हैं 3 वर्ड, ताकि कोई भी एथलीट अपने कंपटीशन में बेस्ट परफॉर्मेंस को अचीव कर सकें, बेस्ट कर सकें, एंड टू व्यू हिज एफर्ट एज ए विक्ट्री इटसेल्फ। और जो वो एफर्ट करते हैं उसको एक विक्ट्री, एक जीत में परिवर्तित कर सकें। ये 3 वर्ड्स उन एथलीट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट इज ओलंपिक ओथ। ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स, ओथ टेकिंग सेरेमनी इज हेल्ड बाय द एथलीट्स। जब ओपनिंग जो होती है ओलंपिक गेम्स की, तो एथलीट्स जो होते हैं, जो पार्टिसिपेट जो होते हैं, वो एक जगह असेंबल होकर स्टेडियम में टेकिंग ओथ शपथ को ग्रहण करते हैं। ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होस्ट कंट्री कम्स फॉरवर्ड होल्डिंग द फ्लैग। जो ओलंपिक गेम्स की जो होस्ट जो कंट्री होती है वो सबसे आगे खड़ी होती है विद द फ्लैग के साथ। द फ्लैग बियर्स ऑफ द कंपीटिंग नेशंस आल्सो टेकिंग अप देयर पोजीशन। फिर उसके बाद क्या होता है, हर कंट्री जो पार्टिसिपेट करती है वो अपने फ्लैग को बियर करके, अपने देश के फ्लैग को पकड़ के बेटा वो अपनी स्थिति लेते हैं। और जो उस कंट्री का जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक प्रतिनिधि जो होता है, वो अपनी तरफ से शपथ लेता है। और बाकी जो एथलीट्स हैं अपनी दाई बाजू उठाते हैं, राइट हैंड उठाते हैं और उसके बाद उस शपथ को दोहराते हैं। शपथ क्या है बेटा डियर स्टूडेंट्स? वी स्वेयर दैट we will take part in the Olympic Games in loyal competition, respecting the regulations who govern them and desires of participating in them in the true of sports spirit and sportsmanship for the honor of our country and glory of the sports। इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स ओलंपिक गेम्स का जब ओपनिंग जो होती है उस स्टेडियम में उन एथलीट्स को सभी को इकट्ठा किया जाता है शपथ लेने के लिए। और जो मेज़बान देश होता है, जो होस्ट जो कंट्री होती है, उसका प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव झंडा पकड़ के आगे आता है। और सभी जो देश जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनका एक एक रिप्रेजेंटेटिव अपने हाथ में एक झंडा पकड़ के
और बाकी एथलीट्स उनके पीछे, और फिर उनका जो प्रतिनिधि होता है अपना राइट हैंड को रेज करके डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार की शपथ लेते हैं। इनका मीनिंग क्या है बेटा? वी स्वेयर दैट वी विल टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स एंड loyal competition representing the regulations which govern them and desire of participating in them in the true spirit of sportsmanship for the honor of our country and glory of the sports। दैट मीन्स हम शपथ लेते हैं कि हम ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता में वफादारी से भाग लेंगे, उन नियमों का आदर करेंगे जो इसे नियंत्रित करते हैं और अपने देश के आदर और खेलों के गौरव के लिए हम सच्ची खेल भावना से भाग लेने के इच्छुक हैं। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ओलंपिक ओथ। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा? न्यू ओथ इफेक्टिव फ्रॉम सिडनी ओलंपिक्स 2010। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया डियर फ्रेंड्स, जो 2002 की जो ओलंपिक गेम्स हुए थे सिडनी में, उसके बाद इन द नेम ऑफ कंपिटिटर promise that we will take part in these games representing and abiding by the rules which govern them without the use of doping and drugs in the true spirit of sportsmanship for the glory of sports and honor of our teams। After that dear friends, awards as far as possible medals are awarded immediately after the event is over। जहाँ तक संभव होता है डियर फ्रेंड्स, इवेंट जब समाप्त हो जाता है उनके विनर्स को मेडल बांट दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं। व्हेन द रिजल्ट आर अनाउंस द फर्स्ट 3 पोजीशन होल्डर्स आर कॉल्ड टू द विक्ट्री स्टैंड। जो 3 जो एथलीट्स होते हैं, 3 पोजीशन होल्डर्स जो होते हैं एथलीट्स, उनको विक्ट्री स्टैंड पे बुलाया जाता है। द फर्स्ट पोजीशन होल्डर स्टैंड्स इन द सेंटर ऑफ द हायर लेवल प्लेटफॉर्म। जो विक्ट्री स्टैंड का जो सेंटर पॉइंट जो होता है, सेंटर जो स्टेज होती है, उस पर खड़ा किया जाता है। जो सबसे हायर लेवल का प्लेटफॉर्म होता है, सबसे ऊंचा प्लेटफॉर्म होता है, ऊंची सतह वाली जो जगह होती है विक्ट्री स्टैंड की, जो बिल्कुल सेंटर में होती है, उस पर फर्स्ट पोजीशन होल्डर को खड़ा किया जाता है। द सेकंड पोजीशन होल्डर विल बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट प्लेस होल्डर। जो सेकंड पोजीशन जो होल्डर एथलीट्स होता है, उसको राइट साइड, जो फर्स्ट जो पोजीशन होल्डर जो होता है, जो विक्ट्री स्टैंड के बिल्कुल सेंटर में खड़ा होता है, सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, उसके राइट साइड सेकंड पोजीशन होल्डर एथलीट खड़ा होता है डियर फ्रेंड्स। एंड द थर्ड पोजीशन होल्डर विल स्टैंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट पोजीशन होल्डर। जो थर्ड पोजीशन जो होल्डर जो एथलीट होता है, वो फर्स्ट पोजीशन होल्डर एथलीट्स के लेफ्ट साइड खड़ा होता है। द विनर रिसीव्स देयर मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स आइदर फ्रॉम द गेस्ट और प्रेसिडेंट ऑफ द IOC। जो विनर्स जो होते हैं उसके बाद वो रिसीव करते हैं अपने मेडल एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम द गेस्ट और कोई भी जो चीफ गेस्ट होता है, या प्रेसिडेंट ऑफ IOC होता है, या जो होस्टिंग जो कंट्री है उसका कोई गणमान्य जो व्यक्ति होता है, उसके द्वारा वो उन मेडल्स को और सर्टिफिकेट्स को रिसीव करते हैं। द नेशनल फ्लैग ऑफ द विनर आर होस्टेड टू द ट्यून ऑफ नेशनल एंथम ऑफ द फर्स्ट प्लेस विनर। गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल आर अवॉर्डेड टू द विनर अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट्स। उसके बाद क्या होता है डियर फ्रेंड्स? द नेशनल फ्लैग जो होते हैं, तीनों जो पोजीशन होल्डर्स जो होते हैं, उनके नेशनल फ्लैग को लहराया जाता है, होस्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर जो नेशनल एंथम की जो उनकी जो ट्यून होती है, जो ध्वनि होती है, उसको बजाया जाता है। सर्टिफिकेट्स ओनली आर अवॉर्डेड टू द 4th, 5th एंड 6th प्लेस विनर। जो केवल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो जो 4th पोजीशन होल्डर होते हैं, 5th पोजीशन होल्डर जो होते हैं, और 6th पोजीशन, उनको भी केवल सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल विल बी अंडरस्टैंड प्रॉपरली। इफ़ एनीबडी हैव एनी doubt or any confusion, you can ask to me dear friends।
जितना आज तक करवाया डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 रिवाइज इट, लर्न इट केयरफुली. ओके डियर फ्रेंड्स, बाय बाय.